नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा और आप देख रहे हैं एग्री कमोडिटीज पर सीएनबीसी आवाज का स्पेशल शो एग्री कमोडिटीज क्या रखें स्ट्रैटेजी। दरअसल त्योहारों का सीजन चल रहा है और ऐसे में चाहे नॉन एग्री कमोडिटीज हो या फिर एग्री कमोडिटी, हर बाजार में रौनक है। एग्री कमोडिटीज की बात करें तो यहाँ पिछले एक महीने में दालों के दाम में 5 से 10 रुपए तक की बढ़ोतरी देखने को मिली है। हालांकि खाने के तेलों में कुछ नरमी है, मसालों में जीरा धनिया यहाँ जोरदार तेजी देखने को मिली है, लेकिन हल्दी नरम है। तो अगर आप भी अगले कुछ दिनों के लिए एग्री कमोडिटीज में स्ट्रैटेजी बनाना चाहते हैं तो क्या नजरिया रखना चाहिए, ये हम इस शो के जरिए आपको बताएंगे। अपने इस खास शो में हमारे साथ आज जो मेहमान मौजूद है उसमें कुंवर जी ग्रुप के रवि देवरा हैं, कोटक सिक्योरिटीज के सुनील कटके हैं और एसएमसी कॉमट्रेड की वंदना भारती हैं। आपका स्वागत है इस शो में। और एग्री कमोडिटीज में भी हमने काफी उथल पुथल देखी है अगर प्राइसेस के हिसाब से बात करें, लेकिन सबसे पहले हम फोकस करेंगे पल्सेस को लेकर, जहां पर सोइंग के नंबर्स देखेंगे तो पिछले साल के मुकाबले ऑन एन एवरेज 5% कम है नंबर्स, फिर चाहे वो तुअर हो, उड़द हो, मूंग दाल हो। और प्राइसेस में भी हमने महज एक महीने के दौरान प्राइसेस बढ़ते हुए देखे हैं। अब भले ही बारिश सितंबर में बेहतर रहे, लेकिन इसका बहुत ज्यादा असर सोइंग के नंबर्स पे नहीं दिखेगा, क्योंकि कई जगह ज्यादा बारिश से फसलें खराब हुई हैं, कई जगह बारिश कम होने से सोइंग बेहतर नहीं हुई है। तो क्या यहाँ से आउटलुक बन रहा है पल्सेस को लेकर, उस पर सबसे पहले बातचीत कर लेते हैं। तो पहले तो रवि, डिमांड पर्सपेक्टिव से समझते हैं, क्योंकि कोरोना खत्म होने के बाद ये एक फुल फ्लेजेड ऐसा फेस्टिव सीजन आ रहा है जिसे हम आइडियली प्री कोविड सेलिब्रेशन या प्री कोविड फेस्टिव टाइम कहेंगे। कैसी डिमांड एक्सपेक्ट कर रहे हैं फिलहाल के ट्रेंड्स को देखते हुए, कैसी डिमांड रह सकती है पल्सेस की ओवरऑल? जरूर से इस टाइम फेस्टिविटी काफी अच्छी रह सकते हैं। रिसेंट पास में जो भी फेस्टिविटी गई है, रक्षाबंधन हो या जन्माष्टमी, सब में काफी पार्टिसिपेशन अच्छा रहा था। इस टाइम महाराष्ट्र में भी देखे तो दहीहांडी काफी अच्छी तरह सेलिब्रेट हुई। तो मुझे लग रही है कि फेस्टिविटी की डिमांड में कोई ज्यादा असर नहीं होगा। पर्टिकुलर जो लास्ट से 2 साल के कंपैरिजन में काफी अच्छी डिमांड देखेगी। आई थिंक 2019 के लेवल पे शायद ये साल भी डिमांड हो या उसको भी पियर्स कर सके, क्योंकि पर्टिकुलर देखें तो ये काफी पल्सेस है, उसमें सप्लाई की कोई दिक्कत नहीं थी। साथ में जो सिचुएशन अभी इमर्ज हो रही, आई थिंक अभी और मुझे लग रहा है कि उसके बाद जो मैरिज सीजन की भी डिमांड होगी, जो दीपावली के तुरंत बाद स्टार्ट होती है टिल फरवरी, उसमें ये डिमांड रहती है। तो टिल फरवरी डिमांड को लेके कोई ज्यादा मुझे वीकनेस नहीं दिख रहे। हाँ, सप्लाई के थोड़े बहुत कंसर्न है, और सप्लाई के इश्यू, क्योंकि डिमांड कमजोर रही 2 साल, तो और सप्लाई के इश्यू इस टाइम ऑलरेडी थे। तो मुझे लग रहा है कि वो शायद प्राइसेस पे रेस्ट हो सकता है। साथ में गवर्नमेंट का इंटरवेंशन ऑलवेज पल्सेस में रहता है, और ये इंटरवेंशन की वजह से थोड़े प्राइसेस में कॉन्फिडेंस कम रहता है। अदरवाइज मुझे लग रहा है कि डिमांड में इस साल मिनिमम 4 to 5% प्री कोविड लेवल पे जा सकती है। तो इस टाइम अच्छी डिमांड की एक्सपेक्टेशन करनी चाहिए। साथ में काफी जो कंपनियां हैं जो यहाँ पे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट एंड सप्लाई चेन डेवलप करके एक्सपोर्ट पे भी काफी अच्छा फोकस कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि इंडस्ट्रियल डिमांड पे काफी अच्छे रह सकते हैं। तो दोनों साइड कस्टमर डिमांड एंड इंडस्ट्रियल डिमांड दोनों मुझे लग रहा है कि अगर कंबाइन करें तो 4 to 5% प्री कोविड लेवल पे आ सकती है। तो सुनील, रवि ने तो जैसे बताया प्री कोविड लेवल से 4-5% ज्यादा ही डिमांड रह सकती है और प्राइसेस का ट्रेंड इंपॉर्टेंट रहेगा। अब यहाँ भी दो पहलू हैं। एक बात तो ये कि अगर हम पिछले एक महीने में देखेंगे तो तुअर, उड़द समेत जो दालों के भाव हैं वो 10 रुपए तक बढ़े हैं। दूसरी तरफ सरकार का भी इंटरवेंशन इस सेगमेंट में काफी रहता है, क्योंकि उनको भी इन्फ्लेशन की चिंता है। लेकिन जिस तरीके की सोइंग के आंकड़े हैं, एक आशंका ये भी बन रही है कि फर्दर प्राइसेस बढ़ सकते हैं। तो आइडियली क्या डायरेक्शन रहेगी प्राइसेस की, कितना ऊपर जाएंगे, सभी के लिए बहुत मुश्किल है, बट आपका सेंस क्या कहता है प्राइसेस को लेकर फिलहाल? जी दीपाली, जैसे आपने बताया सोइंग नंबर्स कंपैरेटिवली एक 4 से 5% कम है, और फेस्टिव सीजन का हमने असर प्राइसेस में थोड़ा देखा। हमने लास्ट 1 मंथ में प्राइसेस में थोड़ा इजाफा हुआ है। बट अगर हम सप्लाई साइड देखें तो वहाँ पे भी चीज़ें थोड़ी अच्छी हैं। अगर हम नफेड जो गवर्नमेंट एजेंसी है उनकी बात करते हैं तो उनके पास ठीक ठाक स्टॉक है, बफर स्टॉक है, और वो कभी भी अपना जो स्टॉक है मार्केट में उतार सकते हैं अगर प्राइसेस ओवरबोर्ड चले जाते हैं तो। और जहां से हम इंपोर्ट करते हैं, जैसे चने की अगर बात करते हैं हम, तो तंजानिया से हम इंपोर्ट करते हैं, तो वहां का भी जो क्रॉप का रिपोर्ट है वो अच्छा है,
वहाँ का भी आउटपुट चने के मामले में अगर हम देखते हैं तो 1 लाख टन तक का एंटिसिपेशन है। हम तंजानिया से तकरीबन 40 से 45 हज़ार टन जो है इंपोर्ट करते हैं। तो ओवरऑल सेंटिमेंट जो है मुझे लगता है थोड़ा बैलेंस्ड रहेगा। मेन मेरे ख्याल से नजर रहेगी नाफेड की तरफ से क्या स्टेप्स रहेंगे, कैसे मेजर्स रहेंगे। रिसेंटली नाफेड ने बिड्स को भी इनवाइट किया है। जो उनके पास सरप्लस चना है उसको ओपन मार्केट में वो रिलीज कर रहे हैं, तो उससे थोड़ा बहुत सेंटिमेंट हम बोल सकते हैं कि चने के मामले में वीक रहेगा। और जो पुराना प्रिक्योर्ड चना है वो भी कहीं ना कहीं क्वालिटी के मामले में एवरेज बताया जा रहा है, तो वहां पे भी प्राइसेस जो हैं थोड़े कम रहेंगे, क्योंकि आइडियली दाल मिल ओनर्स जो हैं अच्छे क्वालिटी चना को ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि उनको दाल बनाने में वो इस्तेमाल होता है। जो क्वालिटी एवरेज होता है उससे वो बेसन बनाते हैं, तो इन अ वे जो अच्छे क्वालिटी की जो चना है उसकी मार्केट में डिमांड बेहतर रहती है। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम मुझे लगता है कि फेस्टिविटीज के चलते थोड़ा प्राइसेस को सपोर्ट मिल रहा है, बट बहुत ज्यादा ओवरबोर्ड नहीं होगा। गवर्नमेंट की तरफ से भी जैसे आपने बताया ये मेजर्स टाइमली लिए जाते हैं ताकि मार्केट में एक तो कंज्यूमर को भी बहुत उसके पॉकेट पे बहुत ज्यादा जोर न पड़े, एट द सेम टाइम जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको भी एक ठीक ठाक भाव मिले। कैबिनेट की तरफ से भी एक रीसेंट स्कीम भी उन्होंने लॉन्च किया है चने को लेके कि तकरीबन 15 लाख मीट्रिक टन का जो चना है उन्होंने डिस्काउंटेड रेट पे एक बिड सारे ही स्टेट्स को प्रोवाइड किया हुआ है। 8 रुपए पर केजी के डिस्काउंटेड भाव पे भी उन्होंने एक ऑफर दिया हुआ है। तो एक सेंटिमेंट मुझे लगता है कि एक रेंज बाउंड के तरीके पे एक रख सकता है। तो मुझे लगता है पल्सेस के मामले में थोड़े प्राइसेस जो है करंट लेवल के आसपास ही सस्टेन कर सकते हैं। चने का मुझे लगता है कि 45 टू 4800 का एक रेंज बना रहेगा। इनफैक्ट जो सुनील ने बात कही वो बिल्कुल सही है वंदना जी, कि सरकार की भी पूरी नजर रहती है। हाल ही में हमने देखा था व्यापारियों को अपना स्टॉक घोषित करने के लिए सरकार ने बोल दिया था, इंपोर्ट भी बढ़ाना चाहती है सरकार। तो ये तमाम ऐसे फैक्टर्स हैं जो डिमांड भले ही बढ़े लेकिन शायद प्राइसेस को अंडर कंट्रोल रखें। आपको क्या लगता है, कंट्रोल में रहेंगे प्राइसेस इन्हीं लेवल्स के आसपास या थोड़ी बहुत बढ़ोतरी दिख सकती है? दीपाली, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे मिक्स ट्रिगर्स हैं। अगर पल्सेस मार्केट की बात हो या फिर एग्री कमोडिटीज की बात हो, 3-4 चीजें हैं जो कि यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव जाएगा और बियरिश प्रेशर को कंटिन्यू रखेगा। एक तो है कि इंपोर्ट ड्यूटी हमारा कम है यहाँ पे, तो जो इंपोर्ट है वो तंजानिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इन सब कंट्रीज से यहाँ पे स्मूथ रहेगा। दूसरी चीज ये है कि थोड़ा सा यहाँ पे डॉलर इंडेक्स भी है वो हायर साइड में है, तो ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देगा कि थोड़ा सा प्राइसेस जो है वो ऊपर साइड रहेंगे। लेकिन बाकी चीज अगर आप देखें, एक जो वॉर का जो प्रीमियम था वो काफी कम हुआ है, शिपमेंट काफी स्मूथ हुए हैं और लगातार रशिया और यूक्रेन से भी यहाँ पे शिपमेंट जो है वो स्मूथ हुए हैं। इस टाइम प्रोडक्शन कम है, ये यहाँ पे जो इम्पैक्ट डालेगा वो नेक्स्ट क्रॉप पे मुझे लग रहा है कि ज्यादा आएगा। लेकिन अगर डिमांड साइड की बात की जाए दीपाली, तो मुझे लग रहा है कि 3 डिमांड जो है वो बैक टू बैक यहाँ पे आ रहे हैं। पहला तो यहाँ पे फेस्टिव डिमांड आएगा, दूसरा यहाँ पे विंटर डिमांड आएगा क्योंकि सीजनल डिमांड है, और साथ साथ में जो तीसरी डिमांड है ये है वेडिंग डिमांड। तो इसकी वजह से हम देख सकते हैं कि स्मूथ यहाँ पे एक जो अपसाइड है, फिजिकल जो ऑफटेक है मार्केट से, वो यहाँ पे बढ़ सकता है। और इन सब के अलावा यहाँ पे जो एक डिमांड बढ़ती है वो यहाँ पे बेसन की होती है, तो बेसन की डिमांड बढ़ने से भी पल्सेस पे काफी इंपैक्ट आता है, क्योंकि येलो पीस को भी जब जरूरत पड़ती है तो बेसन में कन्वर्ट करते हैं। चना तो ऑलरेडी यहाँ पे है ही है। तो मेरे ख्याल से चना का प्राइसेस जो 6200 से करेक्ट होके 4200 गया, आप कहीं ना कहीं ये 4800 के करीब ट्रेड हो रहा है, तो इसमें इजाफा तो आएगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि 5200 5300 मैक्सिमम ये यहाँ पे फिलहाल जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट का जो एक प्रोएक्टिव काफी सारे स्कीम्स हैं उसकी वजह से यहाँ पे इन्फ्लेशन बिल्कुल कंट्रोल में रहेंगे। और यहाँ पे मुझे लग रहा है 5300 से लेके नीचे के साइड एक 46-4500 का एक रेंज है जिसमें कमोडिटी ट्रेड होगी। लेकिन निश्चित तौर पे आने वाला ये जो 4th क्वार्टर है, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि चना के प्राइसेस में कम से कम 10 से 12% तक का जो पल्सेस प्राइसेस है इसमें एक इजाफा आता हुआ हम यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि प्राइसेस लोअर साइड है, तो एक जो वैल्यू बाइंग है वो भी यहाँ पे उभर के सामने आएगी। तो ट्रिगर्स तो डेफिनेटली मिक्स्ड हैं। प्राइसेस में उछाल देखने को मिल सकता है, थोड़ी तेजी दिख सकती है, लेकिन गवर्नमेंट स्टेप्स क्योंकि लगातार लेती है तो उससे शायद कंट्रोल भी रहे प्राइसेस एट अ सर्टेन पॉइंट। लेकिन अब बात करेंगे एडिबल ऑयल्स की। इन जनरल अगर सोइंग के नंबर्स देखें तो पिछले साल के मुकाबले 10% से कम सोइंग हुई है, और प्लस हमारी डिपेंडेबिलिटी इंपोर्ट्स पर भी काफी है एडिबल ऑयल के मामले में। तो फिलहाल फेस्टिव सीजन को ध्यान में रखते हुए पहले तो डिमांड की डायरेक्शन बताइए, कितना इजाफा आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं पूरा सिनेरियो?
जरूर से एडिबल ऑयल की डिमांड तो अच्छी रहेगी, क्योंकि प्राइसेस में काफी अच्छा करेक्शन आया है। लास्ट फेस्टिविटी में ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहा था, मैरिज सीजन में भी ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहा था कि प्राइसेस अपने पीक पे थे, वहां से काफी अच्छा कमजोरी प्राइस में आ चुका है। तो मुझे लग रहा है कि डिमांड तो अच्छी रहेगी फेस्टिविटी में, जैसे आगे हमने पल्सेस में भी बात की, क्योंकि ये एक फ्री कोविड फेस्टिविटी है, तो फ्री कोविड फेस्टिविटी में डिमांड काफी अच्छी रहती है। साथ में हम इंपोर्ट पे डिपेंडेंट है, तो इस हिसाब से देखें तो रूपी भी 76 के लेवल से 80 के लेवल पे आके कमजोर हुआ, तो मुझे लग रहा है कि इंपोर्ट महंगा पड़ेगा। अभी ड्यूटी में रिलीफ है, टिल मार्च गवर्नमेंट ने ये ड्यूटी में रिलीफ एक्सटेंड की है, एंड सारे जो नेशन से जो क्रूड पाम ऑयल हो या सोया ऑयल हो इसके एक्सपोर्टर है वो भी रिलीफ दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल रशिया ने भी अपनी जो टैरिफ है, अपनी जो ड्यूटी है उसमें 50% की कटौती कल ही अनाउंस की। उसके अलावा इंडोनेशिया ने भी अपना जो रिलीफ था एक्सपोर्ट प्रमोशन को करने के लिए, उसे पाम ऑयल में भी रिलीफ है, सोया ऑयल में भी ऐसा ही कुछ रिलीफ ब्राजील की ओर से। तो आई थिंक कि सारे जो रिलीफ है इस हिसाब से प्राइसेस अभी कंट्रोल है, तो मुझे लग रहा है कि ये कंट्रोल प्राइसेस में डिमांड काफी अच्छी आएगी। हालांकि प्राइसेस में मुझे लग रहा है कि यहाँ से ज्यादा गिरावट की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि क्रूड के प्राइस वैसे हाई लेवल से गिरे हैं, बट फिर भी क्रूड का प्राइस का एक बेंचमार्क एडिबल ऑयल पैक को में रहता है। तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि ये प्राइसेस यहाँ पे एक कंसोलिडेट करेंगे, बट ऑल ओवर जैसे फेस्टिविटी में हम आगे जाएंगे टिल अक्टूबर नवंबर, प्राइसेस में यहाँ से बॉटम आउट पैटर्न बनेगा। दूसरा जो रिलीफ का सिचुएशन से थोड़ा बहुत एक नेगेटिव सिचुएशन है, वो है जो प्रीमियम्स है, पर्टिकुलर सोया में देखें तो उसमें सोया ऑयल में अर्जेंटीना का प्रीमियम लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि ब्राजील में उन्होंने रिलीफ के बाद अभी अवेलेबिलिटी का इश्यू रहा है। तो मुझे लग रहा है कि आगे जाके थोड़ा प्राइसेस में जिस हिसाब से गिरावट आई थी, यहाँ से नीचे नहीं जाने का एक बड़ा रेशनल है। सेकंड, मूंगफली का तेल भी, मूंगफली में भी देखें तो गुजरात में लास्ट ईयर अच्छा सोइंग रहा था, इस टाइम ये सोइंग में काफी कमी है। तो मूंगफली के भी प्राइसेस जो कोविड में एंड उसके बाद जो सप्लाई के इश्यू आए उसमें ये एक एडिबल ऑयल था जिसके प्राइसेस बढ़े नहीं थे, इस टाइम लग रहा है कि ये भी प्राइसेस यहाँ से बढ़ने चाहिए। तो पैक में मुझे लग रहा है कि अभी थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करके एक बार अक्टूबर नवंबर ऑनवर्ड्स मेरे हिसाब से प्राइसेस में इजाफा देखने को मिलेगा, क्योंकि एडिबल ऑयल के जो रेफरेंस पॉइंट है ऑयल सीड, उसमें भी प्रोडक्शन की कमी है। तो मेरा हिसाब से डिमांड भी अच्छी रहेगी और प्राइसेस में भी यहाँ से इजाफा दिखना चाहिए। सुनील, आपका व्यू क्या है प्राइसेस पर? क्योंकि हमने यहाँ पिछले एक महीने में तो प्राइसेस एडिबल ऑयल्स के कम होते हुए देखे हैं, और सोइंग के नंबर्स सो फार हमारे सामने हैं जो बहुत एनकरेजिंग नहीं है। तो इन्हीं स्तरों के आसपास स्टेबल रहेंगे प्राइसेस, बढ़ेंगे या थोड़े कम हो सकते हैं? आपका वोट या आपके व्यूज किस डायरेक्शन में है? जी, मुझे लगता है प्राइसेस ऑलरेडी अच्छे खासे करेक्शन हमने देखा है प्राइसेस में एडिबल ऑयल सेगमेंट में, बीट सोया रिफाइंड ऑयल की हम बात करें या क्रूड पाम ऑयल की बात करें। फंडामेंटल्स अभी ये सजेस्ट कर रहे हैं कि प्राइसेस थोड़े लोअर साइड ही रहेंगे, क्योंकि अगर हम इंडिया का इंपोर्ट नंबर देखते हैं तो एडिबल ऑयल फ्रंट पे जुलाई में 31% हमने इजाफा देखा था इंपोर्ट में। ग्लोबल ऑयल सीड के प्राइसेस भी डाउन है, तो उसका भी इम्पैक्ट है। डोमेस्टिकली भी सफिशिएंट स्टॉक है इंडिया में, तो वहां पे भी एक प्राइसेस पे एक दबाव बना हुआ है। अगर हम क्रूड ऑयल की बात करते हैं, टैरिफ्स की, तो पहले $1593 पर टन के रेंज से अभी घटाकर $1500 पर टन का करा हुआ है, तो वहां पे भी एक डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। सीबॉट इंटरनेशनल फ्रंट पे भी अगर हम देखते हैं तो फ्यूचर्स में तकरीबन 6 से 7% का गिरावट हमने एक आध हफ्ते में देखा है। तो ग्लोबल ऑयल सीड का मार्केट थोड़ा बहुत वीक है, क्योंकि सप्लाई साइड ठीक है। डोमेस्टिक फ्रंट पे क्योंकि इंडिया इंपोर्ट अच्छा कर रहा है, इंटरनेशनल प्राइसेस डोमेस्टिक प्राइसेस से कम रेट में मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सप्लाई साइड ऑलरेडी टेकन केयर है। तो मुझे लगता है गवर्नमेंट की तरफ से जो ड्यूटी फ्री इंपोर्ट अलाउड है, तो जब तक ये ड्यूटी फ्री इंपोर्ट अलाउड रहेगा तब तक सप्लाई फ्रंट पे कोई दिक्कत नहीं आते हुए नजर आ रही है। इंटरनेशनल फ्रंट पे अगर हम देखते हैं तो मलेशिया फ्रंट पे भी सप्लाई ठीक ठाक है, तो वहां पे भी प्राइसेस गिरे हैं। तो मुझे लगता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ग्लोबल सिनारियो एडिबल ऑयल फ्रंट पे, क्योंकि सप्लाई ठीक ठाक है और डिमांड भी ठीक ठाक है, तो प्राइसेस मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा बढ़ेंगे। बट हाँ, मेरा वोट ये रहेगा कि करंट प्राइस के आसपास शायद सप्लाई डिमांड के नजरिए से देखें तो स्टेबल रहेंगे इन प्राइसेस पे। ओके, चलिए ठीक है। तो ये तो प्राइसेस पर व्यू मिला है, यहाँ से बहुत नीचे जाने की तो पॉसिबिलिटी नहीं है, बट इन स्तरों के आसपास थोड़े स्टेबल एडिबल ऑयल के प्राइसेस रह सकते हैं। थोड़े बहुत अगर प्राइसेस कहीं बढ़ सकते हैं तो एक सोया
बीन सेगमेंट ऐसा रहेगा जहां पर थोड़े से प्राइसेस शायद बढ़ते हुए दिखाई दे, बाकी एडिबल्स ऑयल मोर और लेस स्टेबल ही रहने की पॉसिबिलिटी है। चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, लेकिन जब लौटेंगे तो वन्ना से क्विकली सोयाबीन पर तो राय लेंगे ही और साथ ही साथ फोकस करेंगे स्पाइसेस के पैक पर, जहां पर हमने जीरे जैसी कमोडिटी में रिकॉर्ड हाइस बनते हुए देखे हैं। कैसी है डिमांड, कैसे रहेंगे प्राइसेस, एक ब्रेक। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज स्पेशल। एग्री कमोडिटीज क्या रखी है स्ट्रैटेजी, और अब तक हमने पल्सेस की बात की, एडिबल ऑयल्स की बात की, हम बात करेंगे स्पाइसेस की भी, लेकिन संक्षेप में वरना एक सोयाबीन सोया ऑयल पर भी राय दीजिए, क्योंकि यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस हैं कि जो ट्रेंड रहेगा वो स्लाइटली डिफरेंट रह सकता है बाकी एडिबल ऑयल से। जी दीपाली, बिल्कुल यहाँ पे लग रहा है, क्योंकि अगर देखा जाए तो जो क्रशिंग है ये यहाँ पे ब्राजील और यूएस में बढ़ने वाला है। और अगर थोड़ा सा अगर हम स्प्रेड देखते हैं क्रूड पाम ऑयल और सोयाबीन के बीच में, तो ये स्प्रेड काफी ज्यादा, ये थोड़ा नॉर्मलाइज होना चाहिए। जैसे कि हायर साइड से क्रूड पाम ऑयल 46% यहाँ पे गिर चुका है, लेकिन सोयाबीन में ये 20% की ही गिरावट आई है 2022 के हाई से। तो मुझे लग रहा है कि फॉर द टाइमिंग सोयाबीन में यहाँ पे थोड़ी सी गिरावट आ सकती है, और क्रूड पाम ऑयल में क्योंकि इसकी अभी डिमांड बढ़ गई है, वैल्यू बाइंग काफी ज्यादा हो रही है, तो क्रूड पाम ऑयल का यहाँ से जो प्राइसेस है वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ बढ़ सकता है। और जब भी पाम ऑयल के प्राइसेस कम होते हैं तो ब्लेंडिंग बढ़ा दी जाती है। मुझे लग रहा है कि फिलहाल अभी सोयाबीन और क्रूड पाम ऑयल का स्प्रेड कम होगा, तो स्प्रेड की भी स्ट्रैटेजी यहाँ पे बनती है। लेकिन ओवरऑल अगर पूरा थर्ड क्वार्टर फोर्थ क्वार्टर का हम देखें तो मुझे लग रहा है कि सोयाबीन प्राइसेस में नीचे से अगर इजाफा आता है तो 5 to 6% का आना चाहिए। ओके, ठीक है, 5 से 6% तक प्राइसेस बढ़ सकते हैं। अब बात करेंगे स्पाइसेस की, जहां पर जीरे धनिया में हमने तेजी देखी है, जीरे ने रिकॉर्ड हाइज भी बनाए हैं। रवि, संक्षेप में यहां पर डिमांड प्लस प्राइसेस का ट्रेंड कैसा दिख रहे हैं? डिमांड काफी कमजोर रही है, पर्टिकुलर स्पाइसेस में। अगर लास्ट ईयर के एक्सपोर्ट फिगर देखे तो उसमें काफी बड़ी गिरावट थी। टोटल जो स्पाइसेस का एक्सपोर्ट है इन वैल्यू टर्म्स वो 13% गिरा था इन वॉल्यूम टर्म्स, एंड इन वैल्यू टर्म्स ये 8% गिरा है। तो मुझे लग रहा है कि डोमेस्टिक डिमांड काफी अच्छी रही, बट इंटरनेशनल जो डिमांड है उसमें थोड़ी बहुत कमजोर रही। और हमारे जो भी स्पाइसेस है तीनों, टर्मरिक, धनिया एंड जीरा, तीनों के फंडामेंटल एक्सपोर्ट डिमांड पे ज्यादा फोकस में रहते हैं, तो मेरे हिसाब से सबसे बड़ा इश्यू रहा। हालांकि जीरा में लास्ट ईयर का गुजरात का प्रोडक्शन 44% कम था, ऑल ओवर इंडिया का भी प्रोडक्शन काफी नीचे था। तो मेरा मानना है कि आगे जाके अगर ये मॉनसून थोड़ा बहुत यहाँ रहा और अक्टूबर एंड तक अगर सोइंग में अभी कुछ डेवलपमेंट नहीं दिखा, तो यहाँ पे जीरा के प्राइसेस में मेरा मानना है कि अभी और थोड़ा बहुत स्कोप है ऊपर जाने का। 26,800 27,000 तक जीरा में यहाँ पे एक पॉसिबिलिटीज मुझे दिख रहे हैं। हालांकि धनिया एंड टर्मरिक में मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत रेस्टिव ट्रेंड रहेगा। टर्मरिक में जो इश्यू है वो हायर प्रोडक्शन की एस्टिमेट एज वेल एज उसमें डिमांड कमजोर है, एंड जो धनिया में इश्यू है वो रशियन सप्लाई अक्टूबर ऑनवर्ड्स जो रिज्यूम करेगी मार्केट में, तो हमारे यहाँ इंपोर्ट ये सस्ता होगा। तो दोनों में मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत ट्रेंड रेस्टिव रह सकता है। हालांकि जीरा में अभी भी आउटलुक बुलिश है। ओके, जीरा, कोरिएंडर, टर्मरिक, सुनील आपको तीनों में से कोई एक पिक करना हो प्राइस मोमेंट के हिसाब से, तेजी के हिसाब से, तो किसके साथ जाएंगे? जी, मैं जीरा में थोड़ा बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू होते हुए देख रहा हूं, क्योंकि एक तो फिजिकल डिमांड अच्छी है जीरा में, तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि प्राइसेस को सपोर्ट मिलेगा। अराइवल्स भी अगस्त में अगर हम देखते हैं तो 12,800 टन ही अगस्त में अराइवल आया, जो कि जुलाई में तकरीबन 21,500 टन का था। तो कहीं ना कहीं अराइवल्स में कटौती हमको देखने को मिल रहा है, तो उसका सपोर्ट जो है जीरे में जारी रह सकता है। मुझे लगता है और 1,000 से 1,500 रुपए का अप्रिसिएशन जीरे के प्राइसेस में डोमेस्टिक मार्केट में देख सकते हैं। वंदना, आपका वोट किसके साथ जाता है तीनों में से, अगर हम टर्मरिक, कोरिएंडर या फिर जीरे की बात करें तो? दीपाली, मैं भी यहाँ पे जीरे के साथ जाना चाहूंगी, क्योंकि सीरिया के अराइवल्स जो हैं वो आ चुकी है, टर्की का रिज्यूम होना है, लेकिन ओवरऑल 9% यहाँ पे प्रोडक्शन डाउन है। अराइवल्स 31% तक यहाँ पे कम है अगर जनवरी अगस्त का डेटा हम देखें तो। मेरे ख्याल से यहाँ पे प्राइसेस जो है 27,000 तक यहाँ पे जा सकते हैं, लेकिन साथ में टर्मरिक में भी काफी गिरावट आई है, ड्राई स्पेल्स है, तो यहाँ पे इसका एक फायदा जो है टर्मरिक को दिखेगा। लिमिटेड अपसाइड है, लेकिन मुझे लग रहा है कि 300 से 400 पॉइंट्स तक टर्मरिक में भी यहाँ पे एक लोअर लेवल बाइंग आता हुआ देख सकते हैं। तो फर्स्ट प्रेफरेंस मेरा जीरा रहेगा, सेकंड प्रेफरेंस यहाँ पे टर्मरिक है। इनफैक्ट कोरिएंडर पर सुनील आपका क्या व्यू है, क्योंकि कोरिएंडर में हमने ऑफ लेट थोड़ा मोमेंटम तेजी का बनते हुए देखा है, यहाँ कैसा मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं?
जी, मुझे लगता है अगर लास्ट ईयर के कंपैरिजन में धनिया का हम प्राइस देखते हैं तो ऑलरेडी 40% हायर साइड पे है। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन ज़रूर देखने को मिल सकता है। सप्लाई सफिशिएंट है, फिजिकल मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं है। अगर इसका अराइवल नंबर्स भी देखते हैं तो अभी अराइवल नंबर्स अभी थोड़े बेहतर होते हुए नज़र आ रहा है। लास्ट वीक हमने तकरीबन 1700 टन का अराइवल देखा, जो कि प्रीवियस वीक उसके सिर्फ 1000 टन्स का अराइवल था। तो अराइवल्स में धीरे-धीरे इज़ाफ़ा हमको नज़र आ रहा है। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं प्राइसेस थोड़ा कैप हो सकते हैं। मुझे लगता है यहाँ से एक 500 से 700 रुपए का करेक्शन धनिया में देखने को मिल सकता है। 11,700 के आसपास फ्यूचर्स मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं। मुझे लगता है ये 11,000 तक का लेवल दिखा सकता है। ठीक है, तो स्पाइसेस के पैक में जीरा सबसे ज्यादा मजबूत लग रहा है, बल्कि धनिया थोड़ा सा हल्का हो सकता है। प्राइसेस इन लेवल से नीचे आ सकते हैं, यह हमारे सभी एक्सपर्ट्स का व्यू है। चलिए, सभी मेहमानों का शुक्रिया, रवि, सुनील और वंदना, आने के लिए शो में और एक आउटलुक देने के लिए। तमाम एग्री कमोडिटीज की चाल कैसी रह सकती है, डिमांड के हिसाब से भी, प्राइसेस के पर्सपेक्टिव से भी। शुक्रिया आप सभी का। और इसी के साथ स्पेशल शो में तो इतना ही। नमस्कार।